हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। स्पेसीज़ किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, फिर भी मैं यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। स्पेसीज़ इंडिविजुअल का वो ग्रुप होता है जो आपस में रिप्रोडक्शन करके एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस स्पेसीज़ को लेकर के बहुत से कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो चलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेसीज़ कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजिकल स्पेसीज़ कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो मॉर्फोलॉजिकली यानी दिखने में बाहर से एक जैसे हैं, वो सारे के सारे एक स्पेसीज़ से बिलोंग करते हैं। लेकिन बाद में इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, इसको सही नहीं माना गया, क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ मॉर्फोलॉजी जो है डिफरेंट होती है बट वो एक होते हैं, एक स्पेसीज़ होते हैं। जैसे अगर आप ह्यूमन में देखो तो आप मेल एंड फीमेल को देखो तो दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग होती है, यानी दिखने में वो मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग दिखाई देते हैं, बट मेल और फीमेल दोनों जो है एक ही स्पेसीज़ में है, होमोसेपियंस है वो। ठीक है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, इसको सही नहीं माना गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जेनेटिक स्पेसीज़ कॉन्सेप्ट। ये लॉटसी नाम के साइंटिस्ट ने 1980 में दिया था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जेनेटिक सिमिलर इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक स्पेसीज़ से बिलोंग करते हैं, यानी हर वो इंडिविजुअल जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, जो जेनेटिकली सिमिलर है, वो एक स्पेसीज़ के अंदर आएंगे। ये कहा गया इस स्पेसीज़ कॉन्सेप्ट में। लेकिन बाद में इस कॉन्सेप्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसका रीज़न ये था कि अगर आप ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन में 100% जेनेटिक सिमिलैरिटी सिर्फ और सिर्फ ट्विंस बेबी में देखने को मिलता है। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, उनमें देखने को मिलता है। उसके अलावा किसी में 100% जेनेटिकल सिमिलैरिटीज़ नहीं होती। और अगर थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ या 90% भी सिमिलैरिटीज़ को हम क्राइटेरिया माने तो चिंपैंजी और ह्यूमन जो है जेनेटिकली 99% सेम होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग स्पेसीज़ के अंदर आते हैं। ह्यूमन एंड चिंपैंजी दोनों एक स्पेसीज़ नहीं है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल स्पेसीज़ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट दिया था वैन वैलेन नाम के साइंटिस्ट ने 1976 में। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक तरह के हैबिटेट में रहने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स जिनका इवोल्यूशन सेम एंसेस्टर से हुआ है, उनको एक ग्रुप में रखते हैं, यानी उनको एक स्पेसीज़ कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी को भी रिजेक्ट किया गया, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि एक हैबिटेट में एक से ज़्यादा स्पेसीज़ रह सकते हैं। अगर आप एक एरिया ले लो, वो एक हैबिटेट है, या एक पॉन्ड ले लो, ठीक है, उसको हैबिटेट मान लो, तो उस पॉन्ड में एक से ज़्यादा स्पेसीज़ रह सकते हैं एक साथ। ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पर सिर्फ एक ही स्पेसीज़ रहे। ठीक है, बाद में जो है कॉलिन वैक्स नाम के साइंटिस्ट ने 1986 में इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और कहा कि वैसे इंडिविजुअल जिनका डिमांड एक जैसा है, ठीक है, फूड का जो डिमांड है एक जैसा है, और वो आपस में उसके लिए कंपटीशन करते हो, उसको एक स्पेसीज़ में रखते हैं। बाद में इस कॉन्सेप्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक फूड सिर्फ एक ही तरह का स्पेसीज़ खाता हो। उस फूड को एक से ज़्यादा स्पेसीज़ खा सकते हैं, और जब एक से ज़्यादा स्पेसीज़ एक फूड को खा रहे हैं तो दो अलग अलग स्पेसीज़ उस फूड के लिए आपस में कंपटीशन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसीज़ का कॉन्सेप्ट था फाइलोजेनेटिक स्पेसीज़ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट दिया गया बाय नील एल्ड्रिज एंड जोएफ डिवाइस्ड नाम के साइंटिस्ट के थ्रू 1980 में। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जिनका फाइलोजेनी एक है, यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जिनकी सेम है, वो सारे के सारे इंडिविजुअल एक ग्रुप में यानी एक स्पेसीज़ में आते हो। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ऐसा ग्रुप जिनका जो कॉमन एंसेस्टर है वो सेम है, वो सब एक स्पेसीज़ के अंदर आते हैं।
लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत सपोर्ट नहीं मिला, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज हमारे अर्थ पे जितने भी स्पेसीज़ प्रेजेंट है उन सब के एंसेस्टर कहीं ना कहीं एक है। हम सब एक एंसेस्टर से आए हैं, एक सिंगल सेल जो था उससे हम सब आए हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए तो अभी जितने भी स्पेसीज़ है या जितने भी लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है वो सब के सब एक स्पेसीज़ के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिकॉग्निशन स्पेसीज कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट दिया गया पैटरसन के थ्रू 1993 में। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के सिग्नल्स को समझ सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो एक स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी बाद में बहुत सपोर्ट नहीं मिला। उसके लिए ये दिया गया रीज़न कि कई बार जो है हम लोग एनिमल्स को जो अपने घर पर रखते हैं वो हमारे सिग्नल को समझ सकते हैं। जैसे अगर आप अपने घर में एक डॉग को रखते हैं तो आप अगर उसको कोई ट्रेनिंग दे करके सिखाते हैं तो वो आपकी बातों को समझता है, आपके सिग्नल्स को फॉलो करता है और जैसा आप उसको कमांड देते हैं वैसा वो काम करता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिट नहीं हो रहा है, जबकि डॉग और ह्यूमन एक स्पेसीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग स्पेसीज़ है। ये कैट है वो एक स्पेसीज़ नहीं है, अलग स्पेसीज़ है, लेकिन फिर भी वो हमारे सिग्नल को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, इसको बहुत सपोर्ट नहीं मिला। नेक्स्ट वन है इवोल्यूशनरी स्पेसीज कॉन्सेप्ट। ये विले नाम के साइंटिस्ट ने 1981 में दिया था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक लीनिएज में आने वाले सारे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स एक स्पेसीज में आते हैं। अब लीनिएज क्या होता है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, बट फ़िलहाल समझने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ ये एक इवोल्यूशनरी ट्री है जिसमें टोटल 4 अलग अलग इंडिविजुअल है, फाइनल इंडिविजुअल प्रेजेंट टाइप में। तो इनके एंसेस्टर से लेकर के पूरे इन तक जो लाइन पहुंच रही है वो एक लीनिएज है, यानी इस बीच में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे के सारे एक ग्रुप में होंगे। तो यहाँ 4 फाइनल ऑर्गेनिजम्स है तो टोटल 4 लीनिएज है। ठीक है, लेकिन बाद में इस कॉन्सेप्ट को भी सही नहीं माना गया था, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है फेनेटिक स्पेसीज कॉन्सेप्ट। ये रिडले नाम के साइंटिस्ट ने 1993 में दिया था। ये भी बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट जैसा ही था कि फेनोटिपिकली सेम होंगे, यानी फेनोटाइप जो है उनका जीन का वो सेम होगा तो वो एक स्पेसीज में आएंगे। तो बाद में इसको भी सही नहीं माना गया और ये रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ टाइपोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट दिया गया बाय एरिस्टोटल एंड प्लेटो। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर स्पेसीज़ का एक सेम फिक्स्ड कैरेक्टर होता है और उस स्पेसीज़ के अंदर आने वाले सारे मेंबर्स उस कैरेक्टर से रिजेंबल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इंडिविजुअल स्पेसीज़ कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। बाद में केन नाम के साइंटिस्ट ने जब इसको अच्छे से देखा तो उन्होंने कहा कि ये टाइपोलॉजिकल स्पेसीज़ कॉन्सेप्ट बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकल स्पेसीज़ कॉन्सेप्ट जैसा ही है। और मॉर्फोलॉजिकल स्पेसीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने अभी पहले बताया हुआ है। सो ये वाला भी जो कॉन्सेप्ट था बहुत ज़्यादा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और बाद में ये रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ नॉमिनलिस्टिक स्पेसीज़ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट दिया गया ओकेन के थ्रू। ठीक है, और इनका मानना था कि जो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिविजुअल जो है वो इस अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, स्पेसीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्पेसीज़ जो है वो मैन का क्रिएट किया हुआ है, नेचर ने स्पेसीज़ क्रिएट नहीं किया है, यानी कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल्स ही पाए जाते हैं। ये नॉमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट में ओकेन ने कहा था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि सभी जानते हैं कि इवोल्यूशन हुआ था और इवोल्यूशन जो है वन ऑफ द रीज़न है स्पेसीज़ के बनने का। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल स्पेसीज़ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई ग्रुप
आपस में अपने अपोजिट सेक्स के साथ मेटिंग कर सकता है और उस मेटिंग से ऐसा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करे जो सरवाइव कर पाए और आगे जाकर के खुद का जनरेशन आगे बढ़ा सके, रिप्रोडक्शन कर सके, तो ऐसा ग्रुप एक स्पेसीज़ कहलाएगा। ठीक है। सो ये इसके हिसाब से वही बात हो गई कि एक ग्रुप जो आपस में उसके इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन करने के बाद जो उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी ये एबिलिटी हो कि वो बड़े होकर ख़ुद भी रिप्रोड्यूस कर सके और बच्चे पैदा कर सके, यानी उनके जनरेशन को आगे बढ़ा सके। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का निगेटिव पॉइंट ये था कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता था। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे स्पेसीज़ के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।